वर्क एनर्जी पावर के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क एंड पावर के बारे में पढ़ा था. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द एनर्जी. So ability of doing work is defined as energy. Means if you are having energy, you can do some work, or simply if you are doing work, it simply means you are having energy. एनर्जी है तो काम कर सकते हैं, काम कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी है. किसी के पास एनर्जी नहीं है, आप उसको बोलो कि चलो 4 चक्कर पार्क के दौड़ के आते हैं, वो जा ही नहीं सकता. वो जो एनडी से सफ़र कर रहा है कहाँ जाएगा बेचारा, वॉशरूम तक जाने में उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है. लेकिन कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, उससे आप कहिए कि हम 4 चक्कर, तो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा वार्म अप हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी है, इसलिए वो वर्क कर सकता है. मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड energy, and that is why the unit of both the things, that is energy as well as work, is joule. दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल होती है. So today we have to start with this energy, and there are several forms of energy. The ultimate source of energy is sun, and the energy received by the sun, that is called as solar energy. Then wind energy, हवा के पास भी ताकत होती है. एक पेड़ है, उसको आपको काटना है, आप घंटों एफर्ट करेंगे तब शायद काट पाएं, लेकिन एक हवा का झोंका आता है और पेड़ को गिरा देता है. बोट को सेल करना है, आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है सेल करने में, लेकिन अगर विंड के का सपोर्ट लें तो आराम से बोट को हम सेल कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत से काम है जो हवा कर सकती है. विंड मिल्स चलती है, उसके थ्रू पावर जनरेट होता है, तो उसके पास भी एनर्जी है. न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट से लेके आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा. सो there are several forms of energy, but we are simply concerned with the mechanical energy. Mechanical energy may be classified in two ways. Number one, kinetic energy, and number two, potential energy. First you see kinetic energy. Energy by virtue of the velocity or by virtue of the motion, that is called as kinetic energy. Means अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है, उसके पास स्पीड है, तो उस स्पीड या उस वेलोसिटी की वजह से उस बॉडी में वर्क करने की एक कैपेबिलिटी होती है. That is just because of that speed or that velocity, and that is categorized as kinetic energy. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक बुलेट है जो हम पिस्टल में गन में यूज करते हैं, दैट बुलेट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो बुलेट है और मैं आपसे ये कहूँ बुलेट को हाथ में लेकर के कि हिलना नहीं, नहीं तो गोली मार देंगे, तो आप क्या करेंगे? हिलेंगे भी और हंसेंगे भी कि पागल हो गया है. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कैसे भी फेंक के मारेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, आपको लगेगी आप उठा करके हमको मारेंगे, जो भी करेंगे. बट जस्ट इमेजिन कि वही बुलेट अगर पिस्टल में है और मैंने कहा कि आप हिलना नहीं, मैं मार दूंगा, तो आप यकीनन हिलेंगे नहीं, बिकॉज यू बेटर नो कि अगर हमारा फिंगर का मूवमेंट हुआ तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. So it is not basically the bullet that works, it is the speed of the bullet that works. वही बुलेट हमने फेंक के मारा, स्पीड कम थी, लगी और गिर गई और कुछ नहीं हुआ. लेकिन वही बुलेट जब पिस्टल से निकल रही है तो उसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि वो हमें पेनिट्रेट करते हुए निकल जाएगी और हमारी डेथ हो सकती है. So what I mean to say, it is the speed of the bullet that works, not the bullet. So bullet has capacity to do work just because of its high speed, and that is why it will be categorized as काइनेटिक एनर्जी. मैं नॉर्मली वॉक करके जा रहा हूँ, किसी से टकरा गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बहुत बेतहाशा दौड़ता हुआ चला आ रहा हूँ तेजी से और अगर टकरा गए तो क्या होगा? चोट लगेगी. तो ज़्यादा स्पीड थी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो ज़्यादा वर्क हुआ. सो एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन, बिकॉज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, वट एवर यू कैन से, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². अभी हम इसको प्रूव करेंगे. Now potential energy. Energy by virtue of its specific position, that is defined as potential energy. This potential energy may further classify in two ways. Number one, elastic potential energy. Elastic potential energy and ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. क्या फर्क है देखिए. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हाइट, सरफेस से कितना हाइट पे है, अर्थ से कितना ऊंचाई पे है, इसका कोई कंसर्न नहीं है. जैसे एक कैटापुल्ट हमारे पास है, गुलेल. आप जानते हैं कैटापुल्ट वी शेप का होता है, इसमें इलास्टिक बैंड लगे होते हैं और हमने जो मार्बल, कंचा, स्टोन जो भी है उसको हम ऐसे फंसाते हैं और ऐसे खींच करके छोड़ देते हैं. तो जो हमने इसको खींचा है इलास्टिक बैंड्स को, उसमें इस इलास्टिक बैंड के खींचने की वजह से
एनर्जी डेवलप होगी, बहुत तेजी से इसको थ्रो करेगा। इन द सेम मैनर अगर पिस्टल है तो आपने देखा होगा पिस्टल में क्या होता है, अगर आपने नॉर्मल एक्चुअल पिस्टल नहीं भी देखी होगी तो जो बच्चे यूज करते हैं जिसमें छोटी छोटी येलो ग्रीन ब्लू बुलेट्स होती हैं गोल गोल सी, आपने देखा होगा प्लास्टिक। मैकेनिज्म इज क्वाइट सिमिलर। उसको आप जब खींचते हैं तो लोड हो जाता है, लोड होने का मतलब स्प्रिंग है, कंप्रेस होकर के लॉक हो जाती है। अब स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या है, वापस ओपन हो जाना, लेकिन उसको आपने कंप्रेस करके उसको लॉक कर दिया है। जैसे ही ट्रिगर दबाते हैं वो लॉक हट जाता है और वो खुल जाती है और वो हिट करती है, बुलेट आगे निकल जाती है। बस एक्चुअल बुलेट में क्या होता है, वो मेटल का है, यहाँ प्लास्टिक का है, बट वो जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग थी उसकी वजह से उसमें काम करने की एक क्षमता पैदा हुई। तो ऐसे ही ये इलास्टिक बैंड्स के थ्रू हो रहा है कैटापुल्ट में, दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा जो है दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स more will be the height from the surface of the earth, more will be the potential energy। मतलब सीधा सा है कि सरफेस ऑफ अर्थ से जितनी ऊंचाई पे होंगे उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। एज इट इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक पत्थर है, छोटा सा ही है, इतना बड़ा, और वो हमारे सर से 2-3 सेंटीमीटर की हाइट से ऐसे कोई छोड़ दे तो ऐसे गिरेगा और मेरे को हल्का सा चोट लगेगा, बहुत नॉमिनल सा, और हम शायद ऐसे बाल झाड़ करके कंफर्टेबल हो जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन इमेजिन कीजिए वही पत्थर अगर 1-1.5 फीट से गिरा तो थोड़ा चोट लगेगा मेरे को, और हो सकता है उल्टा सा निकल आए और कुछ समय के बाद हम थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, दर्द शायद कम हो जाए। बस जस्ट इमेजिन वही पत्थर अगर जो है 10-20 फीट की हाइट से आए तो क्या होगा, वो गिरेगा और हमारे सर को तोड़ देगा, हमारा सर फूट जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या है, जितना ज़्यादा हाइट बढ़ रहा है उतना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जाएगा। सो एनर्जी with respect to the height from the surface of the earth, that is categorized as potential energy, rather gravitational potential energy, and the formula for the same will be mgh। this is the formula for potential energy। तो अब हम लोग जो है इसको डिराइव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर कहाँ से आया और फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ से आया, उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। देखिए, अगर कोई बॉडी मूव करते हुए चली आ रही है, सपोज कीजिए आप साइकिल से चले आ रहे हैं, सपोज कीजिए आप एक्टिवा से चले आ रहे हैं, सपोज कीजिए आप कार से चले आ रहे हैं, किसी भी व्हीकल से आप चले आ रहे हैं और हम आपको रोकना चाहते हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा ये बताइए। आप किसी भी व्हीकल से मूव करते हुए चले आ रहे हैं, हम आपको रोकना चाहते हैं, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा हमें रोकने के लिए। देखिए, किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैं साइकिल से आ रहा हूं, तो आपको मालूम है कि मेरा मास कितना है, मैं 60 किलोग्राम फोर्स का हूं तो 60 किलोग्राम का मास हो गया। साइकिल का मास और वेट कितना होता है आप बेहतर जानते हैं। कितनी तेजी से हम आ सकते हैं इसका भी आपको अंदाजा अच्छे से है। आप शायद सामने ऐसे आके खड़े हो जाएंगे हमारे, और जब मेरी साइकिल आएगी तो आप उसको ऐसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शायद आप उतना वर्क कर सकते हैं जितना कि हमारी काइनेटिक एनर्जी है अलॉन्ग विद साइकिल। लेकिन अब मैं एक्टिवा से आ रहा हूं या बुलेट से आ रहा हूं, किसी बाइक से आ रहा हूं, तो यकीनन आप सामने तो नहीं खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मास वही है मेरा जो पहले था, साइकिल पे जैसा था, लेकिन अब मैं बुलेट पे या बाइक पे हूं। जहां साइकिल 25-30 किलो की थी, अब वो बुलेट हो सकता है 250-300 किलो की हो। अब स्पीड बहुत ज्यादा हो सकती है उस बाइक की। इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आप रोक नहीं पाएंगे। अगर सामने आप खड़े हो गए तो आपको हिट करता हुआ मैं आगे निकल जाऊंगा। हाँ, मैं जब बगल से निकल जाऊं तो आप खींचने का प्रयास कर सकते हैं कि शायद ये रुक जाए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि उतना काइनेटिक एनर्जी जितना कि मेरे पास है अलॉन्ग विद बाइक एंड बुलेट और एक्टिवा व्हाटएवर इट इज, उतना आपके पास वर्क करने की कैपेसिटी शायद नहीं है। तो आप प्रयास कर सकते हैं, हो सकता है रुक भी जाए, हो सकता है ना रुके। लेकिन अगर मैं कार या ट्रक लेके आ रहा हूं तो आप यकीनन अगर साइड से लटकेंगे तो लटक ही जाएंगे। फिर आप मेरे साथी जो है, जहां तक मैं जाऊंगा वहां तक आप चले जाएंगे। अगर आपने छोड़ दिया तो आप कहीं नीचे पड़े होंगे। व्हाट आई मीन टू से कि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी हो रहा था उतना ही वर्क करना पड़ेगा रोकने के लिए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि ट्रक और बाइक सवार भिड़े, ट्रक चालक सहित 2 की मौत। कभी सुना है ऐसा? नेवर। अगर कभी ट्रक और कार में भिड़ंत होगी तो नुकसान कार को और कार वालों को होगी, ट्रक वाले को नहीं होगी। कहिए वो रुके ही ना,
क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मास, इतनी वेलोसिटी, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा। हाँ, बस से भिड़े या कार से भिड़े तो ही रुकेगा। होंडा सिटी गुलाब के पौधे से टकराई, 4 लोग मरे, कभी सुना ऐसा? नेवर। क्यों? गुलाब के पौधे का क्या एग्जिस्टेंस होगा, उसको रौंदते हुए निकल जाएगी कार। हाँ, लेकिन आप सपोज कीजिए हाईवे पे कोई आ रहा है और उसको गलती से झपकी आ गई और वो मेन ट्रैक से, सड़क से हट करके किनारे की तरफ किसी जाइंट से ट्री से टकरा गया, तो वो जो जाइंट ट्री है ना, उसके पास इतना रेजिस्टेंस है, इतना वर्क वो कर सकते है, वो पेड़ कर सकता है कि वो कार को रोक ले। और ऐसे में देखिए, आपने सुना होगा कि पेड़ से टकराया और जो है 2-3 लोगों की डेथ हो गई। तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए जितना कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी मूविंग बॉडी के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो हमें उतना ही वर्क करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एक मूविंग बॉडी को रोकेंगे, देखेंगे उसका वर्क की वैल्यू कितनी आती है। चूंकि वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है तो वही फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। सो सपोज a body of mass m is moving with velocity u, and suppose at this point A we want to stop this object. So definitely we have to apply some force opposite to the direction of the motion of the body. बॉडी इस तरफ मूव कर रही थी, हमें रोकना था, हमने ए पे एक फोर्स ऐसे लगाया जो इसके ऑपोजिट है, फोर्स है एफ, और जैसे ही हम फोर्स इस पे लगाएंगे वैसे ही इसकी स्पीड स्लो डाउन होना शुरू होगी, जिसको हम कह सकते हैं क्या स्टार्ट हो जाएगा, रिटार्डेशन। और कम होते 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 एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, जो डिस्टेंस है मान लीजिए एस, यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे आकर के बॉडी रुक गई, मतलब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई। तो हमने वर्क कितना किया इसको रोकने के लिए, हमने वर्क किया W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, मतलब डिस्टेंस क्या है एफ इंटू एस। तो आप देखिए जरा क्या होगा, एफ की जगह हम पुट कर सकते हैं एम ए, और अगर हम ए से बी तक के बीच की बात करें, बिटवीन ए टू बी, हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों लगाया है आप समझ गए होंगे, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, हो क्या रहा है, रिटार्डेशन। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियली मैंने माना था u, सो यू स्क्वायर माइनस 2as, यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, सो यहाँ से आ जाएगा s इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2a, a से a कैंसिल, इट विल बी m u स्क्वायर बाई 2। नॉर्मली यू कैन राइट लाइक दिस, हाफ mu स्क्वायर, और सिंपली इट मे बी हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी का। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने में जितना वर्क करना पड़ता है, मैंने बताया था वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और यहाँ पे आपने मूविंग बॉडी को रोका तो जो कुछ भी आया वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, तो यही फॉर्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर, सो व्हाई इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, व्हाई नॉट हाफ एम यू स्क्वायर। कई बार ऐसा होता है तो बच्चे बताते हैं कि हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लेना है या वेलोसिटी लेना है, सॉरी, या फाइनल वेलोसिटी लेना है, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0 ही होगी। आपको यहाँ से सपोज कीजिए लखनऊ से दिल्ली तक का सफर तय करना है, तो क्या होगा, आप कार में तभी बैठेंगे जब कार रुकी हुई होगी, और दिल्ली में आप तभी उतरेंगे जब कार रुकी हुई होगी। चलती कार में तो फिर अक्षय कुमार और रजनीकांत ही बैठ सकते हैं, बाकी नहीं बैठ सकता कोई। तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल भी 0 है, इसलिए ऐसा नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होता है, वी आर सिंपली कंसर्न विद द वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, जिस समय कार ने किसी को टक्कर मारी उस समय वेलोसिटी क्या थी। जैसे आप कार से स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली 0 है, आप जब कॉलोनी में मूव कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे स्पीड होती है आपकी,
आप फिर जो है सिटी के अंदर से गुजरते हैं तो वहाँ भी जाम वाम लगा रहता है, वेलोसिटी धीरे होती है, किसी को हिट कर दिया तो हल्का सा चोट लगेगी, या नहीं भी लगी तो वो जो है क्यों ऐसा कर दिया आपने, ऐसा कुछ बातचीत होगा। लेकिन वही कार जब हाईवे पे जाती है उसकी स्पीड 110 120 होती है, तो अब 120 पे हिट किया है तो चोट ज़्यादा लगेगी। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव हिट किया है तो स्पीड कम होगी। तो इसलिए हमें सिंपली कंसर्न होता है वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, इसलिए बोलते हैं हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। इट इज इजी टू प्रोनाउंस हाफ एम वी स्क्वायर डिस्पाइट हाफ एम यू स्क्वायर, सो नॉर्मली वी प्रोनाउंस हाफ एम वी स्क्वायर। अदरवाइज इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि वेलोसिटी एट द इंस्टेंट, द एक्चुअल फॉर्मूला इज half mass into velocity square, where velocity is velocity at the instant. So this is the formula for kinetic energy. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार उसको रिवाइज करिएगा। इसका डेरिवेशन काउंसिल में पूछा गया है 1-2 बार, तो बेहतर है कि आप इसको समझ लें और उसके बाद करें, क्योंकि बार बार लिख करके पढ़ने से, अभ्यास करने से आप जो है ज़्यादा अच्छे समय तक और देर तक रिटेन कर सकते हैं। Now formula for potential energy, as I have already told you, it is just because of the height, that is why it is called as gravitational potential energy. तो देखिए क्या होता है, एक्सक्यूज मी, ये एक सर्टेन हाइट है h, और यहां से एक बॉडी को हम उठा करके यहां तक ले जाना चाहते हैं, हाइट h तक ले जाना चाहते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्क होता है वही एनर्जी होती है। सो W इज इक्वल टू F इंटू डी। तो अब चूंकि यहाँ पे देखिए फोर्स ma नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल है, तो mg होगा, तो फोर्स की जगह लिखेंगे mg, और डिस्टेंस यहाँ पे लीनियर नहीं है, वर्टिकल है, तो हाइट हो जाएगा डिस्टेंस की जगह mgh। so this is called as mgh. so this is the formula for gravitational potential energy, normally it is called as potential energy. तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आगे आपको बहुत यूजफुल होगा। कोई बोले कि एक सर्टेन ऑब्जेक्ट को जमीन से एक सर्टेन हाइट तक यहाँ तक उठा के ले गए, तो बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क हमेशा उस हाईएस्ट पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप वर्क क्या निकालेंगे, F इंटू डी, और वही हो जाएगा mgh, वही हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, where h is the height from the free surface of the earth। तो ये हमेशा याद रखना है, किसी भी बॉडी को एक सर्टेन हाइट तक लिफ्ट करके ले जाने में उतना ही वर्क करना पड़ता है जितना कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज mgh। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का जो आर्टिकल है वो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ रखा है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने पढ़ा हुआ है कि वो होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी। और काइनेटिक एनर्जी अभी आपने पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू P अपॉन m। पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन दिस इक्वेशन, दैट इज हाफ m P अपॉन m whole square, that is half m p square upon m square। ये इससे पावर से खत्म हो जाएगा, that is p square upon 2m, and kinetic energy is represented by k। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p square is equal to 2km, और सिंपली p is equal to 2km अंडर रूट। तो अब जो भी देना चाहिए, ये भी रिलेशन है, p इज इक्वल टू अंडर रूट 2km, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2km, ये जो भी है कोई भी आप कह सकते हैं, रिलेशनशिप है किसमें, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये एक रिलेशनशिप था लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी में। यहीं से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम?
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, change in kinetic energy that may be increase or decrease in kinetic energy is always equal to the work done. क्या मतलब? जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं A एंड B, मान लीजिए हम और आप हैं, हम दोनों के पास आइडेंटिकल साइकिल्स हैं। आइडेंटिकल साइकिल्स मीन्स वी हैव द सेम साइकिल, एक ही जैसा है, मतलब उसका वेट सब कुछ एक जैसा है। और मान लीजिए हमारा और आपका वेट भी सेम है, मास हमारा आपका सेम है। अब हम दोनों लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, सडनली क्या हुआ कि आपने पैडल करना तेज कर दिया। पहले हम लोग बिल्कुल दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे थे, तो हमारा मास सबका एक था क्योंकि आइडेंटिकल साइकिल, और हमने ये भी माना कि हमारा मास आपका मास बिल्कुल बराबर है। तो हम लोग एक सर्टेन स्पीड से मूव कर रहे थे, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे थे, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम थी। अभी सडनली क्या किया, आपने पैडल बहुत तेजी से करना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड किसकी बढ़ेगी? आपकी, क्योंकि पैडल आप कर रहे हैं। पैडल करने का सीधा मतलब यह है कि आप वर्क ज्यादा कर रहे हैं। तो आपने थोड़ा तेज पैडल किया, आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। आपने पैडल करना और तेज कर दिया, ज्यादा तेज कर दिया, तो ज्यादा स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी। आप बिल्कुल ताबड़तोड़ पैडल मार रहे हैं, मतलब बिल्कुल बेतहाशा जिसको कहते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके, जैसे ओलंपिक में जो है आपको जीतना है। तो जब बहुत तेज आप पैडल करेंगे, मतलब आप वर्क बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जितना वर्क आपने ज्यादा किया, उतना ज्यादा आपकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। यही, इसी को क्या किया गया, एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, और उस स्टेटमेंट को क्या कह दिया गया है? वर्क एनर्जी थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट में बी इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड एज वर्क डन। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो v इनिशियल मान लिया जाए, वी आई, और फाइनली जो वेलोसिटी है वो हो गया v f। तो जो वर्क डन होगा अकॉर्डिंग टू द work energy theorem, this work done is always change in kinetic energy, the half m v final square minus half m v initial square. This is what, that is the change in kinetic energy or increase or decrease in kinetic energy, whatever it is, but that is same as the work done. So this is called as work energy theorem. तो ये कुछ सिंपल सी बातें थी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिमेन कंजर्व, इट नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको हिंदी में यूं कहा जाता है कि ऊर्जा के संरक्षण का नियम। ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है, इसे ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, इसे रूपांतरित कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। यू आर नॉट कंसर्न विद हिंदी बिकॉज हिंदी इज अ बिट डिफिकल्ट, सो इट इज क्वाइट इजी इन इंग्लिश कि एनर्जी रिमेन कंजर्व, इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेजी से आया और हिट किया, तो पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे उसने हिट किया तो क्या हुआ? कोलिजन हुआ, कोलिजन होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, साथ ही साथ जब कोलिजन हुआ तो साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट एंड साउंड के फॉर्म में चेंज हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारे अभी हम आगे देखेंगे। फर्स्ट we have to prove this law, that is law of conservation of energy. So now we will prove law of conservation of energy. So this is the point A, in between there is the point B, and just before it will hit the surface of the earth the point is C. The distance from A to C is h, and the distance between A and B is x. Suppose the body of mass m is dropped from A, as it is dropped, so u will be 0. At B, let us assume the velocity is v1, क्योंकि जब बॉडी नीचे आ रही है तो ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा होगा, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एट बी इट इज v1 एंड जस्ट बिफोर इट विल हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ, जमीन पे टकराने से ठीक पहले, एट सी लेट अस assume the velocity is v2. Now we will calculate total energy at A. Total energy simply means total mechanical energy, that is kinetic energy plus potential energy. Total energy at A, then we will calculate total energy at B,
and at the end we will calculate total energy at C. If total energy at A is same as B is same as C, we can say that energy is remain conserved. So at A, kinetic energy क्या होगा, half mv square. This is the formula for the kinetic energy, and velocity is always velocity at the instant. At this point velocity is 0, so it will be 0. आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में since velocity is 0. And now what will be the potential energy at the same point, that is at A? It is m, g and h. H is height from the free surface of the earth. So from the free surface it is h, so it will be mgh. Now total energy will be mgh plus 0, that is remain mgh. This is the first equation. So we have got total energy at A and it is mgh. Now we will calculate total energy at B. So see at B, kinetic energy is equal to half mv square. But velocity should be velocity at the instant. At B the velocity is v1, so it should be half m v1 square. Now between A to B we will apply equations of motion. Between A to B, आप जब लिखेंगे कॉपी में, अगर ये आता है, क्योंकि काउंसिल में तो बहुत बार पूछा गया है कि स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप ये शॉर्टकट नहीं लिखेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए आप पूरा बिटवीन लिखेंगे. बिटवीन ए टू बी, ए से बी तक के बीच में देखिए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है. v फाइनल वेलोसिटी होती है, a से b तक के बीच में फाइनल वेलोसिटी क्या है, v1, तो v विल बी रिप्लेस बाय v1, दिस इज v1 स्क्वायर. u ड्रॉप किया गया है a से, तो u 0 होगा, 2 की जगह 2, g की जगह g, और यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, x, तो ये हो जाएगा 2gx. मींस v1 square is 2gx. So put this value of v1 square in this equation, you will be getting half m, this v1 square will be replaced by 2gx, 2gx, 2 cancel, so it is mgx. So this is what, that is the kinetic energy at B. Now we will calculate the potential energy at B. So potential energy की अगर हम बात करें B पे, देखिए क्या होगा, potential energy is equal to mgh, where h is the height from the surface of the earth. तो B की हाइट कितनी है surface of earth से, इतनी है. ये क्या होगा, ये क्या होगा, देखिए इतना क्या होगा, टोटल h माइनस एक्स, सो दिस इज h माइनस एक्स. इतना, उसमें से इतना निकल गया, तो इतना बचा, और यही जमीन से ऊंचाई है इसकी. मींस h विल बी नॉट h, बेसिकली इट विल बी h माइनस एक्स. तो ये हो जाएगा mgh माइनस mgx. तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी. अब अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें बी पे, तो क्या होगा, देखिए टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, दैट इज mgx. ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा mgh माइनस mgx कैंसिल, टोटल एनर्जी इज mgh. So again we have got this is the second equation, and again it is same as the total energy at A. जो A पे था वही B पे है. एक और देखेंगे C पे, अगर उस पे भी यही आता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ एनर्जी कंजर्व रहती है. So at C काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. C पे वेलोसिटी आप देख सकते हैं v2 है, so it will be half m v2 square. Now again we are going to apply the equations of motion from A to C. So between A to C, again the same formula, v square is equal to u square plus 2gh. तो देखिए जरा, A से C तक की बात करें तो फाइनल वेलोसिटी C पे कितनी है, v2, तो v की जगह आ जाएगा v2 स्क्वायर. A पे ड्रॉप किया गया तो u 0 खत्म हो जाएगा, 2 की जगह 2, g की जगह g, और अब देखेंगे A से C तक की डिस्टेंस कितनी है, h है, तो 2gh.
मीन्स दिस V2 स्क्वायर में बी रिप्लेस बाई 2GH। तो जहां पे V2 स्क्वायर है वहां 2GH लिख देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, V2 स्क्वायर इज नाउ 2GH, सो 2GH, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा mgh। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी C पे। नाउ पोटेंशियल एनर्जी mgh, देखिए C पे हाइट कुछ भी नहीं, हाइट 0 है, सो mg इंटू 0 इट इज mgh, की जगह 0 है तो ये खत्म होकर के 0 आ जाएगा। सो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh प्लस 0 दैट इज mgh प्लस 0 दैट इज mgh। दिस इज द third equation. So from equation 1, from equation 2 and 3 we can say that energy remain conserved. तो यहाँ से ये डेरिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया कि जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है। ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जो है इसका डेरिवेशन आना चाहिए कि अगर ये आए तो आप इसको लिख सकते हैं। अब इसी रेफरेंस में एक छोटा सा आर्टिकल और आगे है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम में किस तरीके से वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ये आपको जो है देखना होगा। तो हम लोग अब अगला आर्टिकल वही देखेंगे। सिंपल पेंडुलम आप सबने पढ़ा हुआ है। इफ अ बॉब इज सस्पेंडेड बाय अ वेटलेस थ्रेड देन दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। कोई भी स्टोन है, कुछ भी है जिसको कि आपने इस तरीके से सस्पेंड कर रखा है, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल पेंडुलम। देखिए जब भी कभी सिंपल पेंडुलम इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन पे होता है तो हमेशा मीन पोजीशन को सरफेस ऑफ अर्थ की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब यहाँ पे हाइट क्या होगी, 0, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब हो गया हाइट 0। अब आप देखिए होता क्या है, हमने इस बॉब को पकड़ा और यहाँ से छोड़ दिया, तो जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये धीरे से जाएगा। इसको हमने यहाँ से छोड़ा तो ये थोड़ा तेज जाएगा, यहाँ से छोड़ा तो बहुत तेज जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमने इसको छोड़ा तो यहाँ पे हाइट कम थी, यहाँ पे हाइट कम थी तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम थी, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। हमने इसको यहाँ से ड्रॉप किया तो हाइट बढ़ गई है, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई है, तो तेजी से आएगा तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है वही लोएस्ट में किस में कन्वर्ट हो जा रही है, काइनेटिक में। और अगर हम यहाँ की बात करें तो हाइट मैक्सिमम है, देखिए एच क्या है, ये एच ये मैक्सिमम है, तो अगर एच मैक्सिमम है तो अच्छा खासा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगा, और ये जब यहाँ पे आएगा तो वही पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स एट द हाईएस्ट पॉइंट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, चूंकि हाइट मैक्सिमम है तो वेलोसिटी 0 होगी, 0 होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे ए पे, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ पे जो भी एनर्जी होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी। मान लीजिए 100 है तो यहाँ पे 100 का 100 किसके फॉर्म में होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अब जैसे जैसे ये बॉब इस तरफ मूव करेगा आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट कम होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे हाइट घटी बट यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइट के कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम हुई, लेकिन जितनी पोटेंशियल कम होगी उसी रेशियो में वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब हो सकता है यहाँ पोटेंशियल 90 हो तो काइनेटिक एनर्जी 10 हो जाएगी। आप दोनों का सम करेंगे तो आप देखेंगे 100 है, कंजर्व है। यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए और हाइट कम हो गई, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई, उसी रेस्पेक्ट में उसी रेशियो में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। हो सकता है 60 पोटेंशियल के फॉर्म में हो और काइनेटिक के फॉर्म में कितना हो, 40, 60 प्लस 40 100, कंजर्व है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइट बहुत कम हो चुका है, शायद 30 होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में और 70 होगा काइनेटिक के एनर्जी के फॉर्म में। 70 प्लस 30 फिर से देखिए 100 हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है पोटेंशियल सिर्फ 10 हो और काइनेटिक एनर्जी हो 90, और जब यहाँ पे आते हैं तो यू कैन सी हाइट इज 0, मीन्स द एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होगी, और इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, चूंकि हाइट 0 है इसलिए 0 होगा, और जो भी एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी 100 जूल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। तो इस तरीके से लगातार जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी,
वेलोसिटी कम होगी। जैसे ही नीचे आएगा हाइट घटती जाएगी और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब अगर बॉब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कन्वर्जन पोटेंशियल का काइनेटिक की तरफ हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक क्या हो रही है, घटती जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी घटती जा रही है, और बढ़ता क्या जा रहा है, पोटेंशियल। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द केस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऐसा आता रहेगा। हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन आया ऐसा, आगे आएगा भी, कि एक पूरा ऐसा क्वार्टर है किसी सर्कल का, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो बताओ यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा कुछ होगा, हाइट गिवन होगा, तो mgh एट दिस पॉइंट विल बी सेम एज काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट, आंसर निकल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे हमें, तो हम लोग अभी क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करेंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जैक्टली उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ गिवन होगा, तो हम लोग करेंगे। तो ये कुछ था रिलेटेड टू एनर्जी। इसके बाद क्या है कि थ्योरी की बात करें, अगर हम न्यूमेरिकल्स तो हम करेंगे ही करेंगे, थ्योरी की अगर हम बात करें तो काउंसिल में दो तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आपको कोई भी, जैसा अभी हमने पढ़ा कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है, तो कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स दे देगा, कुछ एक अप्लायंसेस दे देगा और बोलेगा कि बताइए इसमें कन्वर्जन कैसे हो। जैसे उसने कहा लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो या तो अप्लायंसेस दे देगा और बताएगा कन्वर्जन क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, या तो वो अप्लायंसेस दे देंगे, या तो बोलेंगे कि इन विच अप्लायंस दिस एनर्जी चेंजेस टू दिस एनर्जी। जैसे उन्होंने बोला कि मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप बता देंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसा एक टेबल सा है, वो जो है आपके बुक में भी होगा और बाकी जो है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो इस तरीके के थ्योरी के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा था वर्क, पावर, एनर्जी, इनको सबको मिला करके हम लोग कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।